सन 1956 में फ्रांस के एक शहर में एक भयानक शैतान जाग जाता है जो एक इंसानी शरीर में अपना कब्जा करके एक एक करके लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। लेकिन बहुत से लोगों के मौत होने के बाद आयरीन नाम की एक नन इस शैतान को रोकने के लिए आती है। लेकिन इस शैतान को रोकने के लिए उसे किन किन भयानक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये हम देखेंगे आज की इस पूरी कहानी में। दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और इस कहानी का सेकंड पार्ट शुरू होता है सन 1956 में फ्रांस के टरस्कॉन शहर से, जहां हम एक चर्च देख पाते हैं। और इस चर्च में जैक नाम का एक छोटा सा लड़का चर्च के फादर नोयरेट के लिए एक हेल्पर के रूप में काम कर रहा होता है, जैसे कि फादर के छोटे मोटे काम कर देना, सफाई वगैरह करना और प्रार्थना के लिए वाइन लेकर आना। तो एक रात जब फादर नोयरेट जैक को वाइन लेकर आने के लिए कहते हैं, तो वो वाइन ले आकर चर्च के अंदर एक जगह पर रख देता है। पर इसके बाद जब वो जाने वाला होता है तो उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और तभी अचानक से उस वाइन की बोतल फट जाती है, जिसके बाद जल्दी से जैक भागता हुआ जाकर फादर को कहता है कि वहाँ कोई है। तो फादर जैक के साथ आकर चर्च के अंदर चेक करने लगते हैं, तो वो देखते हैं कि जहाँ पर चर्च का होली वाटर रखा हुआ था वो अचानक से उबलने लगी है और उबलकर पूरी तरीके से भाप बनकर उड़ जाता है। और तभी वहाँ हम नन की तरह दिखने वाली एक आत्मा को देख पाते हैं, जो सबसे पहले फादर की उंगलियों को तोड़ देती है और फिर उन्हें हवा में उठाकर पूरी शरीर में आग लगाकर उन्हें जलाकर मार डालती है। और जैक अपने सामने ये सब होता हुआ देखकर डर के मारे चिल्लाने लगता है। इसके बाद हम किसी को चर्च से बाहर जाते हुए देख पाते हैं, जिसके पीछे नन की एक साया भी थी, यानी कि ये कोई शख्स था जो कि ये सब करने के बाद यहाँ से जा रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है, जहां हम सिस्टर आयरीन को देखते हैं। सिस्टर आयरीन वही है जिसने इस कहानी के पहले पार्ट में उस शैतान नन से लड़ाई करके उसे हरा दिया था। और अब ये कहानी उस शैतान नन से लड़ने के 4 साल बाद में शिफ्ट हो चुकी है, जहां पर आयरीन अब एक नए चर्च पर रहती है। हालांकि यहाँ बाकी सिस्टर्स को आयरीन के उस इंसिडेंट के बारे में नहीं पता था, तो यहाँ पर उसकी जिंदगी नॉर्मल सिस्टर की तरह ही चल रही थी। अब इस चर्च के मदर सुपीरियर सिस्टर आयरीन को बताती हैं कि डेब्रा नाम की एक नई सिस्टर बनी है, जिसको गॉड पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आगे एक अच्छी नन नहीं बन पाएगी। तो आयरीन डेब्रा के पास जाकर बातें करने लगती है, जहां डेब्रा उसे बताती है कि मेरे पिता मुझे और मेरी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मेरे भाइयों को देश की सेवा करने के लिए आर्मी में भेज दिया और मुझे यहाँ आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे पिता ने गॉड की सेवा करने के बहाने मुझे यहाँ पर भेज दिया। अब आगे हम बहुत सारी नन्स को एक साथ देखते हैं, जो 4 साल पहले हुए उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रही होती है कि सेंट काटा के एबे में एक शैतान नन के रूप में आकर वहाँ के सभी नन्स को मार रहा था। लेकिन आखिरकार एक नन ने उस शैतान का मुकाबला किया और उसे हरा दिया। मगर उन्हें ये नहीं पता है कि इनके बीच में मौजूद आयरीने ही वही नन थी जिसने 4 साल पहले उस शैतान नन के साथ लड़ाई की थी। वहीं आयरीने भी पास में खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। अब सीन शिफ्ट होकर हम फ्रांस के एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर्स के अलावा फ्रेंची भी रहता है। अब फ्रेंची असल में कौन था, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। यहाँ पर फ्रेंची का काम होता है कि स्कूल के अंदर छोटे मोटे काम करना और स्कूल के कमरों की सफाई वगैरह कर देना, और फ्रेंची स्कूल के स्टूडेंट के साथ बहुत ही प्यार से पेश आता है। अब यहाँ पर हम सोफी नाम की एक स्टूडेंट को देखते हैं, जो एक गरीब परिवार से हैं, इसलिए इसकी मॉम केट भी यहीं पर सोफी के साथ रहकर एक प्राइवेट टीचर की तरह स्कूल में पढ़ाया करती है। अब सोफी को फ्रेंची से बहुत लगाव होता है, तो वो फ्रेंची को एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट बनाकर देती है। लेकिन तभी उसी के क्लास की कुछ लड़कियां आकर वो ब्रेसलेट हाथ से छीन लेते हैं और ये सोफी को हर वक्त चिढ़ाया करते हैं, और इस बार वो सोफी को फ्रेंची की गर्लफ्रेंड कहकर चिढ़ाने लगते हैं। तो फ्रेंची उन्हें ब्रेसलेट वापस करने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ पर स्कूल के टीचर आकर सभी लड़कियों को क्लास में जाने के लिए कहती है, तो वो चले जाते हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पोस्टल सर्विस में काम किया करती थी और यहाँ स्टूडेंट के लिए खत और घर से लाए गए सामान को डिलीवर किया करती थी। और आज भी उसके पास एक पार्सल था, तो वो सामान रखने के लिए एक कमरे के अंदर जाकर सब सामान रख देती है। लेकिन सामान रखने के बाद उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, तो वो देखने के लिए जब आगे जाती है, तभी उसके सामने भयानक रूप में एक शैतान नन आ जाती है, जिसे देखकर वो डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो शैतान नन उसे पकड़कर उसकी गर्दन तोड़कर उसे वहीं पर मार देती है। दूसरी तरफ हम सिस्टर आयरीन को देखते हैं, जिसको चर्च के फादर बुलाते हैं और उसे कुछ फोटोज दिखाकर कहते हैं कि 4 साल पहले की तरह इस बार भी कुछ और हादसे हो रहे हैं। अलग अलग जगहों के चर्च में से बहुत सारे पादरियों की बहुत ही भयानक तरीके से डेथ होती जा रही है, और तुमने सेंट काटा में जो बहादुरी का काम किया था उसके लिए हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं।
और अब हम चाहते हैं कि तुम फिर से एक बार इन हादसों की भी इन्वेस्टिगेशन करो। हमें लगता है कि वो शैतान फिर से जाग गया है और लोगों को एक एक करके मार रही है। लेकिन आयरीन मना कर देती है और कहती है कि पहले भी वो मरते मरते बची थी और फिर से एक बार वो उस शैतान का सामना करना नहीं चाहती। लेकिन फादर कहते हैं कि तुमने पहले भी इस काम को बहुत अच्छे से अंजाम दिया था और गॉड भी शायद यही चाहते थे। और इस बार चर्च कमेटी चाहती है कि तुम वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए जाओ, क्योंकि तुमने उस शैतान का सामना पहले भी किया है और तुमसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। और हमें उम्मीद है कि इस बार भी गॉड तुम्हारे साथ होंगे। अब फादर के कहने पर आयरीन वहाँ से निकल पड़ती है उन केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन जब वो ट्रेन में थी तो डीब्रा भी चर्च कमेटी को बिना बताए उसके साथ ट्रेन में आ जाती है। वहीं बोर्डिंग स्कूल में हम सोफी को देखते हैं, जिसको वो लड़कियां फिर से परेशान करने लगते हैं और इस बार परेशान करने का एक नया तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला था। तो वो सोफी को बातों में बहलाकर स्कूल के एक रूम में लेकर जाती है, जहां जाने पर स्कूल के हेड टीचर ने मना किया है। लेकिन वो लड़कियां सोफी से कहती हैं कि वहां जाने के बाद तुम्हें एक चमत्कार देखने को मिलेगा। उसके बाद वो उसे उस कमरे में ले जाकर एक खिड़की के सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि खिड़की में जो बकरे का तस्वीर बना है उसकी आंखों में देखते रहना, और जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो तुम्हें एक राक्षस की आंखें देखने को मिलेगा और यहाँ से हिलना मत, नहीं तो वो आंखें तुम्हें नहीं दिखेगी। इसके बाद वो लड़कियां सोफी को वहाँ छोड़कर बाहर चली आती हैं। तो सोफी उस बकरे की आंखों में देखने लगती है और सूरज की रोशनी पड़ते ही वो आंखें लाल होने लगती है और ये देखकर सोफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो बाहर निकल पाती तभी वो लड़कियां दरवाजा बंद कर देती हैं और सोफी डर के मारे उन्हें दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर रखी एक मूर्ति अचानक हिलने लगी है और धीरे धीरे वो मूर्ति गिर जाती है और तभी वो एक डरावनी आत्मा को देखती है। तभी वहाँ फ्रेंची आकर दरवाजा खोलकर सोफी को बचा लेता है, जिसके बाद वो सोफी से पूछता है कि क्या हुआ था, पर वो कुछ नहीं बताती। तभी वो देखता है कि सामने वही लड़कियां खड़ी है, जिससे वो समझ जाता है कि उन्होंने ही सोफी को परेशान किया है। तो फ्रेंची के धमकाने पर वो लड़कियां वहां से भाग जाती है। इसके बाद सोफी की मॉम आकर उसे लेकर क्लास में चली जाती है। दूसरी तरफ आयरीन और डीब्रा सबसे पहले फ्रांस के टारस्कॉन शहर के उसी चर्च में पहुंचते हैं जहां शुरुआत में हमने फादर नोयरेट को जलते हुए देखा था। वहां पहुंचने के बाद एक सिस्टर उनकी स्वागत करती है और कहती है कि इस चर्च को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर अब कोई नहीं आता। इसके बाद वो सिस्टर उन्हें फादर के कमरे में ले जाती है और कहती है कि फादर के जलते समय जैक नाम का एक बच्चा भी यहाँ पर था, जिसने सब कुछ देखा था, लेकिन उसके माँ ने इस बारे में उससे कुछ भी बात करने से मना किया है। आप चाहो तो बाहर कभी उसे खेलते दौरान मिल सकती हो। फिर वो सिस्टर कहती है कि जब फादर के साथ ये हादसा हुआ था तब चर्च में फ्रेंची नाम का एक आदमी भी मौजूद था, लेकिन उसके अगले दिन ही वो यहाँ से चला गया था। लेकिन शायद वो अभी इसी शहर में हो सकता है, क्योंकि वो कभी कभी यहाँ आता जाता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आयरीन फ्रेंची से मिलती है और उससे बात करने लगती है। अब यहाँ हम आपको बता दें कि फ्रेंची वही था जिसने आयरीन को इस कहानी के पहले पार्ट में उस शैतान से लड़ने में मदद किया था और उस दौरान आयरीन को बचाया भी था। तो आयरीन उससे बात करती है और उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कहती है। इसके बाद आयरीन वापस आने लगती है। तभी बीच रास्ते में डीब्रा उसे पूछती है कि फ्रेंची कौन है। तो वो फ्रेंची के बारे में उसे बताने लगती है कि जब वो सेंट काटा में शैतान के वश में थी तो फ्रेंची ने आकर उसे बचाया था। तभी आयरीन समझ जाती है कि उस शैतान को जीने के लिए एक जिंदा शरीर चाहिए थी और उस वक्त वो शैतान फ्रेंची के अंदर आ गया था, यानी कि अब वो शैतान फ्रेंची के जरिए ही लोगों को मार रहा है। अब उसी रात आयरीन को चर्च के बाहर रास्ते में जैक मिल जाता है, जो बच्चों के साथ खेलते हुए आया था। तो वो जैक से पूछती है कि फादर के साथ उस रात क्या हुआ था। तो जैक बताता है कि जब वो वाइन रखने के लिए गया था तो अचानक उस वाइन की बोतल फट गई थी। इसके बाद वो फादर को ये बात बताने के लिए गया था। अब यहाँ आयरीन उससे और कुछ पूछ पाती, तभी जैक बाकी बच्चों के साथ वहाँ से चला जाता है। इसलिए आयरीन उसकी पीछे पीछे भागने लगती है और वो भागते हुए एक ऐसी जगह जाकर रुक जाती है जहाँ उसके सामने बहुत सारी किताबें होती हैं। जिसके बाद उन किताबों के पन्ने बहुत तेजी से हवा की वजह से पलटने लगते हैं और वो पन्ने पलटते पलटते आखिरकार वहाँ उसे एक तस्वीर नजर आती है जो उस शैतान नन की थी। और ये देखकर आयरीन बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी वो शैतान उस तस्वीर से निकलकर उसकी गला पकड़ लेती है। लेकिन तभी आयरीन को एक विजन आने लगता है जहाँ वो देखती है कि एक लड़का जिसके हाथ में एक छोटी सी बॉक्स है और उसके आंखों से बहुत ही डरावनी तरीके से रोशनी निकल रही है और तभी वो गिरकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सिस्टर डीब्रा आकर उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। इसके बाद आयरीन के होश आने पर डीब्रा उसे बताती है कि जैक ने उसे कुछ समय पहले आकर एक रोजरी दिया है जो शायद फादर नोयरेट का है, पर इस रोजरी पर एक सिंबल है जिसे वो समझ नहीं पा रही है।
इसके बाद दोनों इस रोजरी पर बने सिंबल को समझने के लिए एक कैथोलिक लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, जहां का लाइब्रेरियन ये बताता है कि ये तो एक खानदानी सिंबल है और ये सेंट लूसी के वंशज के पास ही होते हैं। और वो बताता है कि जब सेंट लूसी को काफिरों ने मार दिया था तो उनके परिवार किसी तरह बच निकले, पर वो खतरे में थे, इसलिए दुनिया में हर जगह फैल गए और अपनी जी जान लगाकर एक राज की रक्षा करने लगे। और वो राज थी सेंट लूसी की आंखें। और जिस शैतान की हम बात कर रहे हैं वो सेंट लूसी की वंशज को इसलिए मार रहा है क्योंकि उसे वो आंखें चाहिए जिससे वो सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। और अगर वो आंखें उस शैतान की हाथ लग गई तो दुनिया में कयामत आ जाएगी। और अगर ये तुम्हारे हाथ लग जाए तो तुम सेंट काटा की तरह इन आंखों के जरिए उस शैतान को वापस नर्क पहुंचा सकती हो। फिर आयरीन पूछती है कि वो आंखें अब कहाँ हैं, तो लाइब्रेरियन कुछ और बुक्स निकालता है और फाइनली उन्हें ये पता चलता है कि इस वक्त वो आंखें फ्रांस के टेरास्कॉन शहर के अंदर एक बोर्डिंग स्कूल में कहीं दफन है। इसके बाद आयरीन और डेब्रा उस बोर्डिंग स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं और ये वही बोर्डिंग स्कूल होता है जहाँ पर सोफी पढ़ती है। वहीं हम बोर्डिंग स्कूल में देखते हैं जहाँ पर सोफी और केट के कमरे में फ्रेंची खाना बनाने आया था, लेकिन अचानक उसे कुछ होने लगता है तो केट ये देखकर उसे संभालने लगती है। तभी अचानक से वो शैतान नन वहाँ पर रखी एक तस्वीर से निकलकर इनको डराने लगती है, तो फ्रेंची दोनों को लेकर वहाँ से बाहर भागने लगता है। वहीं आयरीन और डेब्रा स्कूल में पहुंच जाते हैं तो वो फ्रेंची को देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि आयरीन जानती थी कि वो शैतान फ्रेंची के जरिए ही सबको मार रहा है और वो इसी के अंदर है। तो आयरीन कहती है कि तुम इनसे दूर रहो, क्योंकि जब तुम सेंट काटा में मुझे बचा रहे थे तभी वो शैतान तुम्हारे अंदर आ गया था और तुम्हारे जरिए ही वो शैतान एक एक करके सबको मार रहा है। लेकिन फ्रेंची ये विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि तभी अचानक उसे कुछ होने लगता है और वो शैतान पूरी तरीके से उसके अंदर आ जाता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन आयरीन उसे रोकने के लिए गॉड के नाम का मंत्रों का उच्चारण करने लगती है, जिससे फ्रेंची कमजोर पड़ने लगता है और तभी डेब्रा आकर एक डंडे से उसे मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद दोनों उसे एक जगह बांध कर रख देते हैं। फिर वो दोनों केट और सोफी के पास आकर उनसे पूछते हैं कि फ्रेंची शैतानी रूप में आने के बाद आखिर किस तरफ जा रहा था। तो केट बताती है कि यहाँ पर एक कमरा है जहाँ जाना सबको मना है, वो शायद वहीं पर जा रहा था। इसके बाद वो उस कमरे में जाते हैं, जहाँ जाने के बाद सोफी उन्हें बताती है कि उस खिड़की पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वहाँ बने उस बकरे की आंखें लाल होने लगती हैं और वो एक राक्षस है। तो आयरीन समझ जाती है कि शायद यही कहीं सेंट लूसी की आंखें हो सकती हैं। तो डेब्रा बाहर से जाकर उस खिड़की के पीछे से टॉर्च जलाने लगती है, जिससे बकरे की आंखों से रोशनी निकलकर एक जगह आकर पड़ती है। इसके बाद केट और आयरीन मिलकर उस जगह को खोदने लगते हैं और फाइनली आयरीन को एक छोटी सी बॉक्स में सेंट लूसी की वो आंखें मिल जाती है। इसके बाद उस बॉक्स को लेकर जब वो बाहर जाने वाले ही थे तभी फ्रेंची वहाँ आ जाता है और आकर आयरीन को मारने लगता है और उसकी गला पकड़कर ऊपर उठा लेता है और तभी उसके हाथ से बॉक्स नीचे गिर जाती है। तभी मौका पाकर सोफी वो बॉक्स उठाकर वहाँ से भागने लगती है और ऊपर एक जगह जाकर छुप जाती है। लेकिन फ्रेंची आयरीन को छोड़कर सोफी के पीछे पड़ जाता है और वो भी ऊपर आकर उसे ढूंढने लगता है। लेकिन यहाँ पर सोफी की हाथ में उस बॉक्स से अचानक रोशनी निकलने लगती है, जिससे फ्रेंची को सोफी मिल जाती है और वो आकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी सोफी डर के मारे वहाँ से भागने लगती है, लेकिन फ्रेंची उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे रोकने के लिए स्कूल की एक बड़ी सी घंटी गिरा देता है, जिससे सोफी आगे नहीं जा पाती और वहीं पर रुक जाती है। वही आयरीन भी सोफी को ढूंढ रही थी, लेकिन सोफी ऊपर एक जगह पर लटक जाती है और फ्रेंची उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी किसी तरह फ्रेंची से बच जाती है और फिर आयरीन के पास आकर उसे वो बॉक्स दे देती है। लेकिन तभी फ्रेंची वहाँ भी आ जाता है, पर आयरीन उसके सामने वो बॉक्स रख देती है जिससे रोशनी निकल रही थी और इस वजह से फ्रेंची कमजोर पड़ जाता है और चिल्लाने लगता है और उसकी आंखों से खून निकलने लगती है। इसके बाद वो अचानक जमीन पर गिर जाता है। अब यहाँ आयरीन को लग रहा था कि शायद उस शैतान के साथ साथ फ्रेंची भी मर चुका है, तो वो रोने लगती है और उसे चेक करने के लिए जब उसके पास जाती है तभी फ्रेंची जाग जाता है और आयरीन के हाथ से वो बॉक्स लेकर ऊपर उठा लेता है और इसी दौरान फ्रेंची के जरिए उस शैतान को सेंट लूसी की वो आंखें मिल जाती हैं। अब उस शैतान को सेंट लूसी की आंखें मिल जाने के बाद वो बहुत ताकतवर बन गया था, इसलिए वो एक भयानक नन के रूप में सबके सामने आती है और सब पर हमला करने लगती है और फिर डेब्रा के गले में एक जंजीर लगा देती है और फिर आयरीन को ऊपर हवा में उठाकर उसके शरीर में आग लगा देती है, जिससे आयरीन चिल्लाने लगती है। लेकिन वो शैतान आयरीन को पूरी तरह जला नहीं पाती है और अचानक आयरीन के शरीर से आग बुझ जाती है और वो नीचे गिरकर बच जाती है। तभी डेब्रा आकर उसे पकड़कर एक साइड में लेकर चली जाती है और तभी यहाँ आयरीन देखती है कि यहाँ बहुत सारे टैंक के अंदर वाइन भरी हुई है और वाइन को नन्स प्रार्थना में इस्तेमाल करती है और प्रार्थना करने के बाद वाइन्स को वो बहुत पवित्र मानते हैं, जैसे जीसस की ब्लड को मानते हैं।
तो आयरीन डेब्रा से कहती है कि मेरे साथ प्रार्थना करो और अब प्रार्थना से ही इस शैतान को हम खत्म कर सकते हैं। वही फ्रेंची भी उस शैतान की काबू में था और वो आकर सोफी को पकड़कर मारने वाला होता है, लेकिन आयरीन और डेब्रा प्रार्थना करने लगते हैं जिससे चारों तरफ रखे टैंक से वाइन निकलकर उस शैतान के ऊपर आकर लगने लगती है, जिससे वो शैतान चिल्लाने लगता है और उसके पूरे शरीर पर आग लग जाती है और इस तरह वो उस शैतान को खत्म कर देते हैं। और अब फ्रेंची के शरीर से भी वो शैतान चला जाता है और वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसके बाद हम आखिर में देखते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और सोफी भी आकर फ्रेंची से मिलती है और सब बहुत खुश हो जाते हैं और फ्रेंची सबसे सॉरी कहता है क्योंकि वो अब तक उस शैतान के वश में आकर ये सब कर रहा था। और इस तरह आयरीन फिर से एक बार सबको उस शैतान से बचा लेती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और अगर आपने अब तक इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप यहाँ से देख सकते हैं और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह की फिल्म देखना पसंद है।